हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग 3 जनवरी की करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो होपफुली आप सभी को पता होगा, मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था कल से कि ये वीडियो स्टार्ट की गई है 1 जनवरी से। अगर आपको करंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 99 इसका अमाउंट है और जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 199 है। ठीक है, बाकी आपको इन्फॉर्मेशन इस नंबर से मिल जाएगी। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर कॉल भी कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ। पहला है दुनिया की सबसे बड़ी सबसे लंबी मेट्रो लाइन। यहाँ पर आपके करंट अफेयर्स के फैक्ट होंगे, यहाँ पर आपके जीएस से संबंधित फैक्ट होंगे। आप सभी को मैंने ये इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है उनको एक बार मैंने इसका बता दिया है इसके बारे में कि किस तरीके से क्या चलने वाला है। चीन के शंघाई प्रांत में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन खोली गई है। इसको आपको याद रखना है कि कहाँ पर खोली गई है। ठीक है, इसके साथ ही शंघाई में मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 831 किलोमीटर हो गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये कई बार स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन आ जाता है। करंट अफेयर से काफ़ी डीप पूछे जाने लगे हैं क्वेश्चन। अब इसके बारे में अगर जीएस से संबंधित हम फैक्ट जानते हैं कि क्या है। कोलकाता मेट्रो भारत का पहला मेट्रो रेल सिस्टम है। इसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को हुई थी। दिल्ली मेट्रो की पहली ट्रेन 24 दिसंबर 2002 को 8.4 किलोमीटर लंबे शाहदरा 30 हजारी कॉरिडोर पर चली थी। 2016 में कोच्चि में देश की पहली वाटर मेट्रो चली थी। ये प्रश्न पूछा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में बाघों की मौत पर रिपोर्ट आई है। जान लेते हैं क्या रिपोर्ट आई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2021 में भारत में लगभग 126 बाघों की मौत हुई है। 44 बाघों की मौत के साथ मध्य प्रदेश इस सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद महाराष्ट्र में 26 बाघों की मौत हुई है और कर्नाटक में 14 बाघों की मौत हुई है। ठीक है, उसके बाद जान लेते हैं कि क्या इससे संबंधित जीएस का फैक्ट है। 1973 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। कैलाश सांकला को टाइगर मेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बाघ परियोजना इन्हीं के नेतृत्व में चलाई गई थी। प्रथम विश्व बाघ दिवस का आयोजन 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग बाघ शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 29 दिसंबर 2021 को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया। 76,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन के साथ भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और डिजाइन में वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से इस मिशन की स्थापना की गई है। सेमीकंडक्टर ऐसी सामग्री होती है जिसमें कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच चालकता होती है तथा इसमें सिलिकॉन या जर्मेनियम या फिर गैलियम आर्सेनाइड और या फिर कैडमियम सेलेनाइड के यौगिकों का प्रयोग होता है। सेमीकंडक्टर चिप्स सभी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों के केंद्र और मस्तिष्क के रूप में कार्य करते हैं। वर्तमान में ये चिप्स समकालीन ऑटोमोबाइल, घरेलू गैजेट्स और ईसीजी मशीनों जैसे आवश्यक चिकित्सा उपकरणों के अभिन्न अंग हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। ये किसको दिए गए हैं जान लेते हैं। अलग अलग कैटेगरीज में दिए गए होंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार विजेता हैं। नमिता गोखले अंग्रेजी में दिया गया है उनको, एंड दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी के लिए दिया गया है, एंड विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को विनय के लिए दिया गया है संस्कृत में। ठीक है, नेक्स्ट है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 की बात करें तो उसमें मेघा मजूमदार को अंग्रेजी के लिए, हिमांशु वाजपेयी को हिंदी के लिए और श्वेत पद्मा शतपथी को संस्कृत के लिए। बाल साहित्य पुरस्कार 2021 की अगर बात करें तो अनीता वचरजानी को अंग्रेजी के लिए दिया गया है और देवेंद्र मेवाड़ी को हिंदी के लिए दिया गया है। यहाँ जान लेते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में कुछ फैक्ट। 1954 में ये स्थापित किए गए थे। एक साहित्यिक सम्मान है ये जो पुरस्कार है। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। भारत के संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा साहित्य पुरस्कार ने अंग्रेजी तथा राजस्थानी को भी उन भाषाओं के रूप में मान्यता दी है। साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप।
तमिलनाडु के कोविलपट्टी में फाइनल में चंडीगढ़ पर 3-1 की जीत के बाद उत्तर प्रदेश ने 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। ओडिशा ने हरियाणा को 3-2 से हरा करके तीसरा स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कुछ बात जानेंगे। राजकीय पशु उत्तर प्रदेश का बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस या फिर कई बार क्रोंच भी लिखा हुआ आता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक है और राजकीय पुष्प पलाश या फिर टेंसू है, और ये झारखंड का भी है, ये जो राजकीय पुष्प है। इसके अलावा राजकीय खेल हॉकी है। राजकीय चिन्ह की बात करें तो एक वृत्त में 2 मछलियां हैं और एक तीर है, जो कि जिसको अपनाया गया था या फिर स्वीकृत किया गया था 1938 में। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रॉस टेलर ने क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। जान लेते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट। न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए 18,074 रन बनाए हैं और 445 मैच खेले हैं। इसमें रॉस टेलर ने 110 टेस्ट में 7,584 और 233 वनडे में 8,581 रन बनाए हैं। उनके नाम 102 टी20 मैच में 1909 रन दर्ज हैं। टेलर ने टेस्ट में 19 और वनडे में 21 शतक लगाए हैं। ये सारे फैक्ट हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहीं से फिर स्टेटमेंट के थ्रू जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन। उसके बारे में जान लेते हैं क्या है। जापान ने अपने शहर कायो में मिनी बस जैसी दिखने वाली दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है। वाहन सड़क पर सामान्य रबर के टायरों पर चल सकता है, लेकिन इसके स्टील के पहिए रेल की पटरियों पर भी चलने में सक्षम हैं। अब जापान के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। जापान प्रशांत महासागर में चाप की आकृति में स्थित है। यह एक द्वीपीय देश है। जापान के 4 बड़े द्वीप उत्तर से दक्षिण जो उनका क्रम है, जो उनका सीक्वेंस है वो है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और इसके अलावा क्यूशु। इसमें होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान की राजधानी टोक्यो भी है। इसी द्वीप पर टोक्यो जो है उसकी जापान की राजधानी, वो इसी द्वीप पर स्थित है। इसके अलावा होन्शु द्वीप पर ही क्वांटो का मैदान स्थित है, जो जापान का सबसे बड़ा मैदान है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। होन्शु द्वीप पर ही जापान की 80% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। जान लेते हैं इस मिशन के बारे में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को लागू करने वाले 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेलंगाना ने पहला स्थान हासिल किया है। तमिलनाडु और गुजरात ने सूची में क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। इस मिशन का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करने के साथ साथ बुनियादी सेवाओं में बढ़ोतरी और सुव्यवस्थित ग्रामीण क्लस्टरों का सृजन करके इन ग्रामीण क्लस्टरों में व्यापक बदलाव लाना है। ओके, जान लेते हैं कुछ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में। इनका जन्म हुआ था 6 जुलाई 1901 में। कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। वर्ष 1934 में मात्र 33 वर्ष की आयु में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कलकत्ता विश्वविद्यालय का सबसे कम उम्र का कुलपति नियुक्त किया गया था। कुलपति के तौर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कार्यकाल के दौरान ही वह स्वर्णिम अवसर आया जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार बंगाली में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया, और उन्हीं के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता विश्वविद्यालय की उच्च परीक्षा में जनभाषा को एक विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में भारतीय मूल के न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, भारतीय मूल के नारेंद्रन जोडी कोल्लापन को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ संवैधानिक न्यायालय में नियुक्त किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के बारे में कुछ फैक्ट हैं, उनको जान लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का सबसे संपन्न देश है अफ्रीका का। ओके, इसका सबसे प्रमुख शहर जोहान्सबर्ग है। यह शहर विटवाटर्स रेंज पहाड़ी पर स्थित है। यह जो पहाड़ी है वह पहाड़ी सोने के बड़े भंडारों को संचित करती है। जोहान्सबर्ग की खानों से दुनिया का सर्वाधिक सोना निकाला जाता है, इसलिए इसको स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। याद रखिएगा ये वाला फैक्ट। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, आई होप सभी को पता होगा। जान लेते हैं कौन सी राजधानी किस नाम से प्रचलित है। केप टाउन जो है वह विधायी राजधानी मानी जाती है, और प्रिटोरियो जो है वह प्रशासनिक राजधानी मानी जाती है। इसके अलावा ब्लोएमफोन्तेई है
जो ये जो राजधानी है ये न्यायिक राजधानी मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं, एक बार जान लेते हैं। वरिष्ठ राजनयिक अनुपम रे को जिनेवा में निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के बारे में कुछ फैक्ट हैं, देख लेते हैं एक बार। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1945 में। संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता पहुंचाना, सतत विकास को बढ़ावा देना और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून का भली भांति कार्यान्वयन करना शामिल है। ये संयुक्त राष्ट्र के सारे कार्य हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, कार्यों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। पहला है संयुक्त राष्ट्र महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, इसके अलावा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। ये 6 अंग हैं और 6 अंग आपको याद होने चाहिए। इन सभी 6 अंगों की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय ही की गई थी। नेक्स्ट जान लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि किसी एक को पूछ लेगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको संयुक्त राष्ट्र अगर नहीं याद है कि उसका ही एक पार्ट है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा अलग से कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आपको यहीं पर जान लेना है कि इसकी स्थापना के साथ ही इनकी स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0। देख लेते हैं क्या है ये। एक अर्थशास्त्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जिनका नाम है संजू वर्मा ने द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक एक नई पुस्तक लिखी है। ठीक है, ये एक बुक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इनमारसैट 6F1। जापान के तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से एक संचार उपग्रह जिसका नाम है इनमारसैट 6F1 एक संचार उपग्रह लॉन्च किया है जो पृथ्वी से लगभग 22,240 मील ऊपर भूस्थैतिक कक्षा में प्रवेश करेगा। ठीक है, कम से कम मील मीन्स टू से आप मान लीजिए 35,790 किलोमीटर के ऊपर है ये। इसके अलावा भूस्थैतिक कक्षा की अगर हम बात करते हैं तो भूस्थैतिक कक्षा पृथ्वी की एक उच्च कक्षा है जो उपग्रह को पृथ्वी के घूर्णन गति से मेल खाने में सक्षम बनाती है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा से 22,236 मील ऊपर स्थित कक्षा मौसम संचार और निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, ये आपका टॉपिक मतलब आज की करंट अफेयर्स कंप्लीट होती है। पीडीएफ किस तरीके से लेनी है मैंने आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया है। आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, बहुत अगर कोई ये बोलता है ना बहुत ज़्यादा डीप है ये करंट अफेयर्स, हमारे काम की नहीं है या फिर कुछ भी, तो देखिए काम की है। क्योंकि अगर आपने इस बार का आरओ का पेपर दिया हो और आगे जो आने वाला पीसीएस का एग्जाम है, आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार रहिए करंट अफेयर्स को लेकर के, क्योंकि वहाँ बहुत डीप में पूछी जाने वाली है ये करंट अफेयर्स। इसीलिए हमने ये स्टेप लिया है, हमने आपको देखते हुए स्टेप लिया है ताकि आपके एग्जाम में कोई भी कमी ना रहे, ताकि आप वहाँ जाकर के कंफ्यूज ना हो करंट अफेयर्स को देख के। कई बार हम क्वेश्चंस को देख के बोलते हैं कि अरे ये तो पढ़ा ही नहीं था हमने, ये तो हमने देखा ही नहीं था, ये तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उसको आउट ऑफ सिलेबस बोल देना बहुत आसान चीज़ होती है। वहीं अगर आप अपने पढ़ने के दौरान थोड़ा सा ध्यान लगा लें चीज़ों में तो शायद सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। दूसरी चीज़ हमने आपके लिए ही आपको देखता आपकी प्रिपरेशन को देखते हुए दूसरा स्टेप ये लिया है कि टेस्ट सीरीज़ अभी से स्टार्ट की है, वरना टेस्ट सीरीज़ हमेशा एग्जाम से 2 महीने पहले स्टार्ट करवाते हैं सारे ही लोग। ठीक है, लेकिन अभी से स्टार्ट करने का रीज़न सिर्फ यही है ताकि आप साथ के साथ टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। आप पूरा कंटेंट पढ़ने के बाद टेस्ट लगाओगे फिर क्या होगा, आप कंटेंट को रिवाइज नहीं कर पाते हो, आप दोबारा पूरा कंटेंट नहीं पढ़ सकते हो। इसलिए साथ के साथ आप पढ़ोगे तो आपको पता चलता रहेगा कि हम यहाँ पर कमज़ोर हैं, ये टॉपिक हमको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और दूसरों का।